हेलो एवरीवन। मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट की अपील के मुतालिक। ये जो आज वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि लोअर कोर्ट से मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट लाड़काना से एक सज़ा हुई थी जिसको फिर बाद में लाड़काना हाई कोर्ट में अपील किया गया था। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से आप देख सकते हैं कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है जो कि मैंने आपको पेश की खिदमत किया हुआ है, जिसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। आप मेरी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं या फिर ईमेल पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका जो भी मसला है आप मुझसे ओपिनियन ले सकते हैं, लीगल ओपिनियन, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है और फ्री ऑफ कास्ट है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या फिर ऑफिस विज़िट करते हैं। तो बजाय देर करने के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये इसका ड्राफ्ट है जो कि इन द हाई कोर्ट ऑफ सिंध सर्किट कोर्ट लाड़काना क्रिमिनल अपील नंबर डी ऑफ 2019। इसमें पार्टीज के नेम्स हैं जिनको मैंने कवर किया हुआ है क्योंकि ये इनकी प्राइवेट डिटेल है। अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट इसमें द स्टेट थी। ऑफेंस अंडर सेक्शन 302, 147, 148, 149, 404 पीपीसी। क्राइम नंबर 13 ऑफ 2013 पीएस थर्डी मोहब्बत लाड़काना में या उससे 2013 में ये केस रजिस्टर हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी। अब जो अपील बनाई गई, जो अपील दाखिल की गई उसका कुछ इस तरह से ये कि अपील अंडर सेक्शन 410 जो कि 410 सीआरपीसी के तहत है, by an impugned judgment dated so and so passed by the learned second additional session judge Meher in sessions case number so and so reference the estate versus so and so under the अब मैं इसको रीड करूंगा तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको इसका जस्ट एक दिखा देता हूँ कि इसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं। फैक्ट्स मतलब जो केस के फैक्ट्स हैं, हक़ाइक़ हैं, सिर्फ वही लिखे हुए हैं कि कैसे ये केस दाखिल हुआ था, एफआईआर हुई थी और इसकी स्टोरी क्या थी, वो सारी डिटेल इसमें लिखी गई है। ये आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 2 पर हम आ गए। अब इसमें हवाला दिया गया था कि लोअर कोर्ट मतलब सेशंस कोर्ट की तरफ से कौन सी इसमें कमी पेशी रह गई है या कौन से फैक्ट्स एंड ग्राउंड से उसका जिक्र किया गया है। फैक्ट्स अब हक़ाइक़ इसमें बताए गए हैं कि एफआईआर दर्ज हुई कौन सी तारीख को, ये वाक़या कहाँ पर हुआ और इसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि हुआ क्या था। अगर मैं इसको रीड करूँगा तो टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ आपके साथ इसका फॉर्मेट शेयर करता हूँ जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपने भी अपील फाइल करनी है हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस में तो उसका आपने इस तरह से ही बनाना है कि जो फैक्ट आपने देखा पीछे वो फैक्ट आप लिखेंगे इस तरह से ही। उसके बाद आप अपनी स्टोरी बताएंगे जो आपका फैक्ट है। फैक्ट मतलब जो आपके हक़ाइक़ हैं केस के वो आप मुकम्मल डिटेल के साथ लिखेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि पेज नंबर 7 पर सेम फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि कंटिन्यू है। इसमें बाकायदा से इनका जिक्र किया गया है कि किस तरह से ये वाक़या हुआ और उसके बाद ये केस किस तरह से दर्ज हुआ और फिर उसके फ़ौरन बाद पुलिस ने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की और फिर कोर्ट ने इनका केस चलाया। केस चलाने के बाद जो बाकायदा इसमें एग्जीबिशन वगैरह हुई उसका जिक्र किया गया है। एग्जीबिशन बताया गया है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड जो कि आप देख सकें, द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड वर रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी एट एग्जीबिशन नंबर 22 एंड 3। उसमें आपने मुकम्मल बयान लिखना है, मुकम्मल लिखना है कि कैसे केस प्रोसीड हुआ था, उसके बाद फिर क्या उसके हक़ाइक़ थे या स्टेटमेंट वगैरह, कोर्ट की कार्रवाई आपने बतानी है कि उसके बाद क्या हुआ, ये आपने बिल्कुल लिखना है। उसके बाद फिर एंड में आप देख सकते हैं द ट्रायल कोर्ट आफ्टर हियरिंग हाफ हार्टेड आर्ग्यूमेंट्स प्रोनाउंस्ड द इम्पन जजमेंट गिविंग राइज टू द प्रेजेंट अपील। अब इसमें हवाला दिया गया है कि जो ट्रायल कोर्ट थी मतलब डिस्ट्रिक्ट सेशंस एंड कोर्ट की जो कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी वजह से हम ये अपील दाखिल कर रहे हैं। फैक्ट्स के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसमें ग्राउंड्स आएंगे।
तो ग्राउंड्स कुछ इस तरह से होंगे कि डेट द इम्पॉइंस जजमेंट इज रिजल्ट ऑफ मिसरीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस एड्यूस्ड एट द ट्रायल, के जो अपील ये दाखिल की जा रही है उसकी सिर्फ वजह यही है कि मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग, मतलब कुछ चीज़ें जज साहब से रह गई थी या फिर कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं पढ़ी जिसकी वजह से ये ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया। That the land trial court has erred both on law as well as on the facts of the case, कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो कानून है उसको मद्देनज़र नहीं रखा और जो केस के हक़ाइक़ हैं उनको भी नज़रअंदाज किया। That the imposed judgment is wrong of facts and bad in law, कि ये जो जजमेंट मतलब फैसला दिया गया है ये हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है और ये कानून की नज़र में गलत है। That the land trial court has failed to evaluate and assess the evidence laid at the trial and has miserably failed to give due weight to the evidence। उसके बाद पैरा नंबर 4 ग्राउंड नंबर 4 यही बताया गया है कि जो ट्रायल कोर्ट की तरफ से इवेल्यूएट असेस जो एविडेंस शवाहिद थे उसको नज़रअंदाज किया गया है, उसको सही जांचा या परखा नहीं किया और उसने बाकायदा इसमें बैलेंस नहीं कर पाई है जिस वजह से ये गलत फैसला दिया है। ग्राउंड नंबर 5 दैट देयर इज एडमिटेड एनमिटी इन बिटवीन द अपीलेंट्स एंड कंप्लेनेंट पार्टी, के जो कंप्लेनेंट पार्टी और जो अपीलेंट है उनके दरमियान एक दुश्मनी है जिस वजह से उनको इस केस में इन्वॉल्व किया गया। दैट नो इंडिपेंडेंट विटनेस हैज बीन साइटेड एंड ऑल द विटनेसेस आर रिलेटेड विद ईच अदर, के कोई भी आज़ाद गवाह इसमें नहीं दिया गया और सिर्फ इसके मिलते जुलते गवाह ने। ग्राउंड नंबर 7 दैट द PWs examined in the case are interested set up hostile partisan, hence their testimony requires corroboration from independent and impeachable source which is lacking in the case, के केस के जो गवाह ने उनको सही तरीके से जांचा नहीं गया और उनकी क्रेडिबिलिटी देखी नहीं गई। ग्राउंड नंबर 8 दैट द कैपिटल कन्विक्शन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्टेड एंड इनमेकल एविडेंस। उसके बाद ग्राउंड नंबर 9 दैट द ऑक्यूलर एविडेंस इज कम्प्लीटली बिलीड बाय द मेडिकल एज वेल एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ग्राउंड नंबर 8 में इसका जिक्र किया गया है कि जो सज़ा दी गई है वो गवाह जो शवाहिद हैं उनको सही तरीके से देखा जांचा नहीं गया। ग्राउंड नंबर 9 में यही कहा गया है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो हालात के मुताबिक शवाहिद बने हैं उसको उसके बुनियाद पर उस पर दारोमदार नहीं रखा जा सकता। ग्राउंड नंबर 10 दैट देयर आर मटीरियल कंट्राडिक्शंस इन बिटवीन टेस्टिमनी ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस, hence their evidence is full of doubts, defects, improvements and lacunas, के केस के जो गवाह ने शवाहिद हैं शायद जो गवाही दे रहे हैं वो बिल्कुल उन पर डाउट है और उनमें नुक्स है, नकाइस हैं और उनको इम्प्रूवमेंट्स से उनमें बेहतरी की गुंजाइश थी और इसमें कमी पेशी जिसको नहीं देखा गया। That bare reading of judgment clearly shows that the learned trial court has failed to take into consideration and touch the cross-examination of all the PWs। अब इसमें ये जो PWs हैं प्राइवेट विटनेसेस या जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उनको सही तरीके से एग्जामिन नहीं किया गया। ग्राउंड नंबर 12 में भी जिक्र किया गया है कि जो चार्ज है उसको इस्टेब्लिश करने में शेडो ऑफ डाउट है उस पर डाउट से मतलब शक है और डेट द इंसिडेंट एलिजली टेकन प्लेस ड्यूरिंग ब्रॉड डे टाइम। अब ग्राउंड नंबर 13 में इसका जिक्र दिया गया है कि ये दिन के वक्त वाक़या हुआ लेकिन जो गवाह हैं या जो एग्जामिनेशन हुई है उसमें उस बात को नज़रअंदाज किया गया है। ग्राउंड नंबर 14 के 14 के इसमें कोई भी मोटिव नहीं बताया गया और जो हक़ाइक़ हैं वो सिर्फ मतलब खाली ज़ुबानी बताए गए हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं। ग्राउंड नंबर 15 ये आप रीड कर सकते हैं, इस तरह से वीडियो लंबी हो जाएगी। ग्राउंड नंबर 15 उसके बाद ग्राउंड नंबर 16 आप देख सकते हैं, 17, 18 के बाद 19 ये आप देख सकते हैं कि ग्राउंड नंबर 20, 20
उसके बाद 21, ये 22, 3, 24 और उसके बाद फिर 25। अब यहाँ पर जो ग्राउंड नंबर 23 है उसको पढ़ना चाहिए कि डेट फर्दर ग्राउंड्स वुड बी अर्ज्ड एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच काइंड परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। ग्राउंड नंबर 24, द अपील इज इन टाइम डेट PS कॉपी ऑफ जजमेंट एंड वकालतनामा आर प्रोड्यूस्ड हेयर विथ। अब ग्राउंड नंबर 13 को अगर आप मद्देनज़र रखें कि जो मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ग्राउंड्स में रह गए हैं वो जब हियरिंग होगी केस की उस वक्त पेश किए जाएंगे। और उसके अलावा ग्राउंड नंबर जो 24 है कि अपील टाइम लिमिट में। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि टाइम लिमिटेशन को आपने मद्देनज़र रखना है कि अपील जो फाइल की जाती है क्रिमिनल केसेस में, उसमें जब कन्विक्शन होती है तो विद इन 7 डेज आपने 7 डेज के अंदर आपने अपील फाइल करनी है। और अगर अक्यूटल हो जाती है मतलब आज़ाद हो जाते हैं आप और आप किसी के खिलाफ अपील करना चाहते हैं जिसमें आप कंप्लेनेंट थे, तो आपके पास सिर्फ 30 डेज हैं। 30 डेज के अंदर आपने केस फाइल करना है। उसके बाद जो जजमेंट है और वकालतनामा वो यहाँ पर लगाया गया है, डेटेड आप देख सकते हैं। ये एडवोकेट में जो मैं था, ये केस मैंने फाइल किया हुआ था। अब यहाँ पर जो ऑर्डर शीट है उसको भी लगाया गया है जो कि ऑनरेबल जस्टिस इरशाद अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस आगा फैसल साहब ने ये फैसला दिया है। ये आपके साथ सिर्फ एक नज़र शेयर करना चाहता हूँ। इसको आपने अगर अपील दाखिल करनी है तो आपने इसको एनेक्स्चर लगाना है, ये जो ऑर्डर आपके चैलेंज कर रहे हैं। जिस फैसले के खिलाफ आप अपील फाइल कर रहे हैं उसको आपने इसके साथ एनेक्स्चर करना है, लगाना है। ये आप देख सकते हैं जो मैंने लगाया हुआ है। तो ये थी जो अपील के मुतालिक वीडियो मैंने बनाई, मुकम्मल आपके साथ शेयर की और इसका ड्राफ्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो या आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप क्वेश्चन या जो आपको क्वेरी या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और उसके अलावा आप मेरी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पर। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपको अपील बनाने, दाखिल करने, उसके टाइम लिमिट और उसके जो भी फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स हैं वो बनाने और प्रोसीड करने में आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि इसमें जो सारी डिटेल्स हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाया, तो मेरा ये कतई भी मकसद नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल डिटेल्स को यहाँ इस वीडियो के ज़रिए हाईलाइट करूँ या ज़ाहिर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपको आसानी होगी और आप अपील फाइल करने के लायक हो जाएंगे।